सफल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सॉलिड लेक्चर सीरीज जो चल रही है उसमें सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि पहले अभी एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ाया गया। एकक कोष्ठिका के जो प्रकार थे, सरल एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इनके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद थोड़ी यहाँ से बात करते हैं। जो क्रिस्टल समुदाय थे वो टोटल क्रिस्टल समुदाय थे 7। टोटल जो क्रिस्टल समुदाय थे वो 7 थे, जिनमें धनी, द्विसमलंबास, त्रिसमलंबास, षटकोणीय, एकनताक्ष, त्रिनताक्ष और त्रिसमताक्ष, इनके विषय में हम लोग विस्तृत जानकारी कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। इन 7 क्रिस्टल समुदायों से जो 7 क्रिस्टल समुदाय दिए गए हैं, इनसे क्या हुआ कि टोटल 14 जालकों का निर्माण हुआ। जो आकृतियां हैं कणों की व्यवस्था के आधार पर इन 7 क्रिस्टल समुदायों से 14 प्रकार के एकक कोष्ठिकाओं का निर्माण हुआ। इन 14 प्रकार की जो एकक कोष्ठिकाओं का निर्माण हुआ है, ये फ्रांस के गणितज्ञ हैं जिनको बोलते हैं ब्रेवे। इन ब्रेवे जो गणितज्ञ थे, इन्होंने बताया था कि 7 तक जो क्रिस्टल समुदाय हैं, इनकी अगर आकृतियां बनाई जाए तो विभिन्न प्रकार से 14 आकृतियों को बनाया जा सकता है। इन आकृतियों को जो ब्रेवे ने बनाया था, इन्हीं के आधार पर एक टॉपिक है हमारा ब्रेवे जालक, ठीक है ना। तो ब्रेवे जालक में क्या है कि फ्रांस के गणितज्ञ ब्रेवे ने सन 1848 ईस्वी में जो 7 क्रिस्टल समुदाय थे, इनको कणों की व्यवस्था के आधार पर 14 प्रकार की आकृतियों में विभाजित किया, जिसे ब्रेवे जालक कहते हैं। जो संयुक्त रूप से कहते हैं उसे ब्रेवे जालक कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहां से नेक्स्ट जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या। एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या, ठीक है। तो टॉपिक जो दिया गया है एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या, तो इसके आधार पर थोड़ा समझ लीजिएगा। एक जो घन बनाया गया, तो इस घन में क्या है, थोड़ा हम जरा एक घन बना लेते हैं और इस घन की जानकारी करेंगे। थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ से क्या हुआ कि एक घन बनाया गया, इस प्रकार एक घन का निर्माण किया है। तो इस घन में जो अवयवी कण होंगे वो केंद्र पर हो सकते हैं, कोनों पर तो होंगे ही होंगे, है ना। इसके अलावा फलक पर हो सकते हैं या फिर केंद्र पर हो सकते हैं। अच्छा, जो परमाणु हैं, इनको यदि एक गोले द्वारा व्यक्त किया जाए, तो देखने में ये आ रहा है कि इन गोलों से जो ये घन की आकृति घिर रही है, इसके अलावा भी कुछ आकृति जो गोलों की है वो बची रह जा रही है, कुछ आयतन रह जा रहा है। ये आयतन क्या होगा कि दूसरे घन के द्वारा घेरा गया होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब परमाणु क्या होगा, घन के केंद्र पर उपस्थित होगा, तो ये 8 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा घिरा था। क्लियर? केंद्र पर जब होगा तो किसी भी एकक कोष्ठिका द्वारा नहीं घिरा होगा। इसके अलावा जब फलक पर होता है तो ये क्या होता है कि 2 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा घिरा होता है। जैसे कि ये एक फलक बना लिया जाए और एक फलक ये बना लिया जाए, यहाँ पर परमाणु होगा तो ये क्या होगा, 2 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा घिरा होगा। केंद्र पर होगा तो उसमें एक ही एकक कोष्ठिका द्वारा घिरा होगा, और जबकि जब कोनों पर होगा तो 8 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा घिरा गया होगा। तो जब इस प्रकार घेरा गया होगा
तो इनमें क्या होगा, कणों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो उसको निकालने के लिए देखिए क्या है, समझ लीजिएगा जल्दी से, पॉइंट समझते जाएंगे। यदि अवयवी कण किसी एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित होता है तो वो अपने 8 एकक कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है। अर्थात एक एक परमाणु की जो एकक कोशिका में योग होता है वो 1/8 का होता है, 1/8 का होता है, और टोटल जो परमाणु संख्या होती है वो 8 होती है, तो बराबर हो जाता है 1। अर्थात एकक कोशिका में जो अवयवी कण है यदि वो कोनों पर है तो उनमें जो प्रभावी कणों की संख्या होगी वो 1 होगी। क्लियर। और ये किसमें होता है, जब यहां पर हम बात करेंगे सरल घनीय की या सीसी की बात करेंगे, तो सीसी में पता है कि कणों की संख्या होती है वो केवल कोनों पर ही स्थित होती है, इसलिए कोनों पर जब भी परमाणु संख्या होगी तो टोटल परमाणु होंगे 8, एक परमाणु का जो अनुपात होगा वो 1/8 होगा, प्रभावी जो कणों की संख्या होगी वो 1 होगी। ठीक है, इसकी विस्तृत जो जानकारी है उसको नोट्स के माध्यम से क्लियर किया गया है, बच्चे ध्यान रखें, नोट्स भी आवश्यकता अनुसार लेते रहें। इसके अलावा जब हम बात करेंगे बीसीसी के लिए बात करेंगे, बीसीसी के लिए बात करेंगे तो हमें पता है कि 8 कोनों पर तो स्थित होगा ही होगा, 8 कोनों पर होगा तो उसके लिए भी वही सिस्टम होगा कि 1/8 इंटू 8 बराबर 1 होगा। इसके अलावा बीसीसी में क्या होता है कि एक परमाणु होता है वो केंद्र पर होता है, और केंद्र पर जो उसकी वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। ठीक है ना, तो और एक ही परमाणु होता है तो इक्वल टू 1 हुआ, इन दोनों को जो जोड़ते हैं तो निकलता है 2। इसका मतलब ये हो गया कि बीसीसी में जो प्रभावी कणों की संख्या होती है वो 2 होती है। क्लियर। इसके लिए इसके बाद थोड़ी और बात कर लें, सरल घनी की बात हो गई, काय केंद्रित की बात हो गई, अब बात करते हैं फलक केंद्रित की। तो फलक केंद्रित में भी हमको पता है कि 8 कोनों वाली जो स्थिति है वो तो एक ही होगी। इसके अलावा जो फलक होते हैं, मैंने बताया कि एक परमाणु होगा वो 2 फलकों द्वारा घिरा होगा, जब 2 फलकों द्वारा घिरा होगा तो उसकी वैल्यू होगी वो 1/2 होगी, और फलक कितने होते हैं 6, तो वैल्यू होगी 3, दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये निकलेंगे 4। इसका हो गया एफसीसी में जो प्रभावी कणों की संख्या होगी वो 4 होगी। ठीक है, ये क्यों बताया गया, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है संकुलन क्षमता आ रही है, या अभी और न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनमें क्या होगी कि एकक कोशिका की जो आकृति है वो दी गई होगी, है ना, उसी के आधार पर जो है यहाँ से हमें इनके प्रभावी कणों की संख्या को निकालना पड़ता है। जो ये 1, 2 या 4 जो कणों की संख्या आ रही है इसको क्या बोलते हैं, जेड से, जेड प्रभावी कणों की संख्या जो होगी वो जेड होगी। क्लियर। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीधा सीधा संकुलन क्षमता। नेक्स्ट टॉपिक है संकुलन क्षमता है, और संकुलन क्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के विषय में थोड़ा अध्ययन ये कर लें कि जैसा कि अभी बताया गया था कि किसी एकक कोशिका में जो परमाणु है चाहे वो कोनों पर लगा हो या फलक पर लगा हो, है ना, केंद्र पे तो नहीं होता, क्योंकि केंद्र पर होगा तो उसकी पूरी वैल्यू एकक कोशिका में जाएगी, यानी कि फलक पर होगा या कोनों पर होगा तो उस परमाणु का जो भाग है वो पूरा एक ही एकक कोशिका द्वारा नहीं घेरा गया होता, उसका कुछ ही भाग एक एकक कोशिका में आता है, बाकी सब क्या होता है इसकी जो साइड वाली एकक कोशिकाएं होती हैं उनमें पहुंच जाता है ना। जैसे इसको एक चित्र के माध्यम से देखना चाहें तो ये समझ सकते हैं। एक चित्र के माध्यम से देखना चाहें तो जल्दी से देख लें, इसको थोड़ा और देखता बना लें।
एक ही देखिए मान लिया कि कोई घन रखा हुआ है, डब्बा सा रखा हुआ है ना। तो जब ये डब्बा सा रखा हुआ है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि एक परमाणु रखा हुआ है, तो ये परमाणु होगा वो ऐसा रखा होगा, बताइए। तो इसका जो इस परमाणु है, इस परमाणु द्वारा इस एकक कोशिका का इतना ही भाग तो घेरा गया है, ये बाकी तो ये क्या है दूसरी एकक कोशिका में जाएगा। तो संकुलन क्षमता माने घेरा गया भाग, तो घेरा गया भाग कितना है, ये इतना है ना। तो इसी के आधार पर हमें बताना है कि कितना भाग घेरा गया, वो संकुलन क्षमता निकालनी है। तो उसको देखिए कैसे करेंगे, उसको समझ लीजिएगा। हमने सबसे पहले आज क्या बनाया, चित्र बना लिया, डब्बा बना लिया, और इस डब्बे में जो परमाणु संख्या है, यानी कि जो परमाणु रखे हैं, बेबीकरण रखे हैं, वो किस प्रकार रखना है ये समझ लीजिएगा। एक ये इस प्रकार देखो बनाते चले जाएंगे और समझते भी चलिएगा। ये देखिए यहाँ से हमने परमाणु जो थे वो गोलक रूप में बना भी लिए थे, और उनको क्या किया, उनके जो बाहर निकल गया, भाई देखो इसको समझ लो, ये वाला जो होगा ये ऐसे होगा, ये वाला जो होगा ये ऐसे होगा, है ना, ये वाला जो होगा वो ऐसे होगा, इसका वाला जो होगा ऐसे, मतलब ये, और साइड वाला जो था पूरा पूरा साफ कर दिया गया, दूसरी जगह से हटा दिया गया, केवल एक कोशिका में रखा गया है। तो इस प्रकार आकृति आएगी। अब इसके द्वारा जो घेरा गया भाग है वो ये रहा। चलिए यहां समझ लीजिएगा, जो घेरा गया भाग है वो ये दिख रहा है, ये भाग जो है ये सब घेरा गया है, ठीक है ना। तो कुल आयतन हमारे पास कितना था, वो आयतन हमने देख लिया, टोटल आयतन कितना था, एक कोशिका का जो आयतन है वही हमारा टोटल आयतन था। इसमें क्या है, परमाणुओं द्वारा जो घेरा गया आयतन है, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, ये ये परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन है। जो बचा, जो बच गया, जिसको परमाणुओं ने घेर नहीं पाया, जो रह गया वो रहा ये भाग दिख रहा, ये जो भाग दिख रहा है, जो भर नहीं पाया है, वो रिक्ति है। क्या चीज है, रिक्ति है। तो यहां से संकुलन क्षमता की बात करेंगे, तो संकुलन क्षमता क्या है कि किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जो दिए गए हैं, है ना, तो यहां समझ लेंगे, किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों द्वारा क्रिस्टल जालक का घेरा गया वह क्षेत्र, या सीधी सीधी बात मान लें, यहाँ से परिभाषा के आधार पर अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि संकुलन क्षमता क्या है, समझ लीजिएगा एक बार। और परिभाषा से ही जो फार्मूला निकला है, इस फार्मूले से ही हम परिभाषा को दे देंगे। जो संकुलन क्षमता है वो क्या है, गोलों द्वारा घेरा गया कुल स्थान या फिर कुल भाग, ठीक है ना। और वो क्या होगा, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान मान लिया जाएगा, या अवयवी कणों का अनुपात मान लिया जाएगा, आयतन मान लिया जाएगा, अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कणों का आयतन। अवयवी कणों का आयतन कितना है, जो इन गोलों ने जो आयतन घेरा है वो अवयवी कणों का आयतन हो गया। टोटल के अनुपात में क्या हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन, है ना। ये वैल्यू हमेशा परसेंटेज में निकलती है, इसलिए इनटू में 100 कर लिया जाता है। ये जो फार्मूला दिया गया है, इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, किसी एक कोशिका में जो संकुलन क्षमता है उसको निकालने का फार्मूला क्या है, एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन तथा एकक कोशिका के आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं।
या अवयवी कणों द्वारा घेरा गया एकक कोशिका का वह क्षेत्र जो पूर्ण होता है, या फिर जो कहते हैं जो भरित होता है, वो क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता कहलाएगी, है ना। तो अब संकुलन क्षमता के बारे में जब इतना हो गया, हमें करना क्या है कि फार्मूले के आधार पर देखें तो इसको समझ लीजिएगा। संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगी? जेड गुणे, अब जेड क्या था? वही प्रभावी कणों की संख्या। एक संकुलन क्षमता सरल घनी निकालेंगे तो जेड का मान 1 रहेगा। काय केंद्रित की निकालेंगे तो जेड बराबर 2 रहेगा। फलक केंद्रित की निकालेंगे तो जेड बराबर 4 रहेगा। ठीक है ना। तो जेड गुणे क्या हो जाएगा? अवयवी कणों का आयतन। अवयवी कण थे कितने? प्रभावी कण थे कितने? एक था तो जेड 1 रहेगा, 2 थे तो जेड 2 रहेंगे, 4 थे तो जेड 4 रहेंगे। गुणे अवयवी कणों का आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब बटे क्या हो जाएगा? एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका है, घन होगा, घन की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। लंबाई इसकी कितनी मान ली गई? ए मान ली गई। कितनी मान ली गई? ए। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये सब ए होगी। तो अपान क्या हो जाएगा? एकक कोशिका का आयतन ए क्यूब इंटू 100। ये रहेगा संकुलन क्षमता निकालने का जो फार्मूला होगा। यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखेंगे, सरल घनीय बीसीसी यानी कि काय केंद्रित और फलक केंद्रित के जो जेड का मान होगा वो क्रमशः 1, 2 और 4 होगा। ठीक है ना। चलिए तो हम यहाँ से सबसे पहले एक बात करते हैं, संकुलन क्षमता निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले एक संकुलन क्षमता निकालते हैं सरल घनीय की। तो सरल घनीय की संकुलन क्षमता कैसे निकाली जाएगी उसको थोड़ा समझ लेंगे। एससीसी की संकुलन क्षमता, ठीक है ना। अब देखिए हम एससीसी की संकुलन क्षमता निकालने जा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? पहले एक सरल घनी को बनाएंगे, और जब सरल घन बनाएंगे, एससीसी में पता है एससीसी में प्रोसेस क्या होता है कि एक घन बनाया जाता है और इस घन में जो अवयवी कण हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? कोनों पर। सब बच्चे पता होगा, जो अवयवी कण हैं वो रखे जाते हैं सिर्फ कोनों पर। यहाँ पे केंद्र और फलक पर कोई बात नहीं की जाती है। तो इस प्रकार यहाँ से घन बनेगा, और घन पे जो अवयवी कण हैं वो कहाँ पर है? हमारे कोनों पर स्थित हैं। तो कोनों पर क्या है? अवयवी कणों को बना दिया गया है। क्लियर। तो ये जो संरचना बनी है वो एक एससीसी की बनी है, आधेकर कोशिका की बनी है। अब क्या है कि इसमें जो लंबाइयां हैं, यहां से लेकर यहां तक ये ए होगी, यहां से यहां तक ये ए होगी, यहां से यहां तक जो होगी वो वैल्यू ए होगा ना। सभी जो लंबाइयां होगी वो ए होगी। अब कहीं एक कोर की बात करते हैं, किसी एक कोर की बात करते हैं, तो एक कोर के लिए यहाँ से एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है। तो इसकी बात करें तो यहां से क्या होगा? यहां से बात करेंगे तो एक ये गोला होगा और दूसरा गोला जो होगा वो क्लियर। इन दोनों गोलों को ही हमने उठाया और इनको उठा के अलग कर दिया। क्लियर। जब इनको उठा के अलग कर लिया तो हमारे पास जो सिचुएशन आ रही है वो ये आ रही है। जो सिचुएशन बन के आ रही है वो ये आ रही है। क्लियर। यहां से दो गोले लिए जा रहे हैं, यहां से जो लंबाई है, यहां से बात करें यहां तक ये वैल्यू है ए। क्लियर। और यहां से बात करें तो ये है आर। कितनी त्रिज्या होगी? यहां से भी इतनी। क्लियर। तो यहां से हमें सीधा सीधा दिख रहा है ए बराबर जो है वो 2r के बराबर होगा। क्लियर हो गया ना। ए जो होगा किसके बराबर होगा? 2r के बराबर होगा। अब देखिए हम वहीं पर आ जाते हैं। संकुलन क्षमता निकालने के लिए हम समझ लेंगे एससीसी की जो संकुलन क्षमता निकालेंगे वही हो जाएगा एससीसी की संकुलन क्षमता बराबर जेड इंटू एकक कोशिका द्वारा घेरा गया जेड इंटू अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन इंटू 100, है ना। जब हम इतना कर लेंगे तो यहाँ से आर और ए में जो संबंध निकाला है उसी को वहां पे वैल्यू पुट करा देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे समझ लीजिएगा। थोड़ा ऊपर साइड जो है रफ ये दे रहे हैं, इसको जरा समझ लीजिएगा।
हमें पता है कि यहाँ से जो संकलन क्षमता है वो क्या है, संकलन क्षमता बराबर जेड गुणे अपव्ययी कणों का आयतन, ऐसे लिख देंगे अपव्ययी कणों का आयतन अपॉन एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन गुणे 100। तो पता ही था, फार्मूले से भी निकाल चुके थे। अब पता है कि सरल घनीय की बात करी जाएगी तो सरल घनीय के लिए क्या होगा कि जेड बराबर जो होगा वो 1 होगा। इसके द्वारा घेरा गया आयतन कितना, अपव्ययी कणों का आयतन, कोई भी अपव्ययी कण होगा उसका आयतन जो होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। और जेड की जगह वैल्यू 1 रहेगी क्योंकि सरल घनीय में एकक जो प्रभावी कण होते हैं वो 1 होता है, 1 2 4 भी बताया गया ना। अपान एकक कोशिका जो है का आयतन क्या होगा, एक घन है, घन की भुजा a है तो a का हो जाएगा क्यूब इंटू 100। क्लियर। जब इतना कर लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपान a को हमने यहां से चेंज कर लिया, a बराबर हमारे पास था 2r, तो यहां से 2r का पावर 3 हो जाएगी, 2r पावर ऑफ 3 हो जाएगी, तो टोटल वैल्यू निकलेगी 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन यहाँ हो जाएगा 8r क्यूब इंटू 100। यहाँ से r क्यूब से r क्यूब खत्म हो जाएगा, वैल्यू लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा 4 गुणे 3.14 गुणे 100 बटे में 3 गुणे 8 हो जाएगा। क्लियर। देखिए 4 से काट दिया, 4 दूनी 8 हो गया है ना, ये पूरा 314 हो गया, तो दशमलव से 2 जीरो खत्म हो जाएगी। 314 में 6 का भाग कर लेंगे, 300 में कितने कर लेंगे, 3 दूनी 6 का भाग कर लेंगे, तो 6 पंचे 30, 1 बचेगा, 14 हो जाएंगे, 6 दूनी 12, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, है ना, 6 3 18, फिर 2 बचेंगे, दोबारा से बाद फिर से देख लीजिएगा, 6 पंचे 30, 1 बचा है ना, 14 हो गया, 6 दूनी 12, 2 बचे 24 होगा, 6 चौक 24, सॉरी 6 चौक 24। तो इसका मतलब हो गया कि सरल घनीय में जो अपव्ययी कण है, जब उनको अपव्ययी कण में यहाँ पे प्रत्येक अपव्ययी कण उसको लगा देंगे तो जो घेरा गया आयतन होगा वो कितना घेरा गया होगा, 52.4% घेरा होगा। बाकी जो क्षेत्र होगा जो वो रह जाएगा, क्या रह जाएगा, रिक्त रह जाएगी। तो रिक्त कितनी होगी, तो रिक्त निकालने का जो तरीका है वो क्या है, रिक्त बराबर होती है 100 माइनस संकलन क्षमता। तो संकलन क्षमता यहाँ से 52.4%, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगी 47.6%। ये इस प्रकार हमारी संकलन क्षमता निकलेगी और उसकी हम क्या करेंगे, रिक्त भी निकाल पाएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि सबसे पहले ब्रेवेजालक जाना, अपव्ययी कणों की यहाँ से जो संख्या है कैसे निकाली जाती है वो पता किया, और इसके बाद संकलन क्षमता पता किया। ठीक है ना। तो संकलन क्षमता एक बार फिर से पढ़ देते हैं, समझ लीजिएगा। हालांकि इसको नोट्स में अच्छे से बताया गया है। संकलन क्षमता क्या था, है ना, क्रिस्टल जालक में अपव्ययी जो कण है वो क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं, है ना, उसे क्रिस्टल जालक की क्या कहते हैं, संकलन क्षमता कहते हैं। ठीक है ना। और सरल घनीय की एक सरल घनीय जो था उसकी संकलन क्षमता निकालना बताया गया, और यहाँ से सीख पाए हैं। तो संकलन क्षमता होती है 52.4% और रिक्त निकालेंगे तो निकलेगी 100 माइनस संकलन क्षमता हो जाएगी 47.6%। ठीक है ना। चलिए ओके, तो आज वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके।